सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रातःकालीन बेला में मैं संगीता सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ हिंदी पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रथम गतिविधि हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी यानी हमारी मातृभाषा, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है। इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस भाषा में प्रेम पिता का, मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। एक भाषा जिसे हम अपनी माँ मानते हैं और जिसे हमने माँ मान लिया, उसे अन्य किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो अब अधिक समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर आप सभी का ध्यान एकाग्र करना चाहूंगी। यह कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान मुंबई द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता शिक्षण वर्ग हेतु। शीर्षक है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवं गैर शिक्षण वर्ग हेतु शीर्षक है भारतीय भाषाएं एवं संस्कृति, मीन्स इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। समय सीमा जो है वो 3+1 मिनट की रहेगी, यानी आपको पूर्ण 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और एक मुख्य बात यह है कि प्रतिभागियों से ये अनुरोध है कि आपको अपना जो वक्तव्य है वो बिना देखे प्रस्तुत करना होगा। जो प्रतिभागी देखकर वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं तो उससे अंकों का कुछ अंतर आ सकता है। अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और निर्णायक श्री झा सर का तालियां बजाकर स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं हमारे प्राचार्य श्री लोकेश जी जोशी सर से अनुरोध करूंगी। आदरणीय मिथिलेश कुमार झा जी, उप प्राचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला, सभी प्रतिभागी सुप्रभात। हिंदी पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत हमारे स्कूल में आज विद्यालय में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रावतभाटा में हिंदी व्यक्तित्व प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में से सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिभागियों के नाम परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थाओं को भेजे जाएंगे। पिछले 2-3 सालों से हिंदी पखवाड़ा में कुछ गतिविधियां बढ़ाई गई थी। पहले ये प्रतियोगिता सिर्फ मुंबई स्कूल्स के और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाती थी। उसके बाद बोला गया कि इसे अदर बाहर के जो स्कूल हैं उनके लिए भी आयोजित किया जाना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम जैसे शुरू हुआ, तब सभी स्कूलों के शिक्षक, गैर शिक्षक वर्गों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित किया जाना शुरू किया गया। सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहला रावतभाटा में हम अपने स्कूल में आयोजित कर रहे हैं। सर के स्कूल में शायद आज शाम को आफ्टरनून में या कल आयोजित की जाएगी। जितना ज़्यादा नंबर होगा, कंपटीशन अच्छा होगा, और जब आप दूसरों को बोलते हुए सुनेंगे तब आपको लगेगा कि शायद ये वाला पॉइंट मैंने कवर नहीं किया था। आप कुछ और उसमें अपनी तरफ से कुछ पॉइंट ऐड करेंगे। कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, इसलिए 2 जजेस न्यूट्रल रखने के लिए एक जज हमने बाहर से बुलाए हैं। अदरवाइज़ दोनों स्कूल के जज होते तो शायद लगता है ये अपना ही प्रोग्राम हो जाता। तो थोड़ा सा इस चीज़ से सीरियसनेस बढ़ जाती है। एक बाहर से व्यक्ति आए हैं जो इस हिंदी के क्षेत्र के विद्वान हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना अमूल्य समय निकाला हमारे स्कूल के शिक्षकों के लिए, और आप सभी जो भी इंटरेस्ट लेकर के यहाँ पर आए हैं और अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और संगीता मैडम ने जिस तरह से प्रोग्राम की शुरुआत की, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैडम। इसी तरह के हम सभी को कोशिश करना चाहिए अच्छे से प्रतियोगिता के किसी भी प्रोग्राम के लिए अपने आप को तैयार करें, और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेंगे।
इसमें सिर्फ कौन नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, सीता मैडम इधर भी है, ऑफिस वाले तो सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, हमारा चूँकि 9:40 तक 9:30 हमको फिनिश करना है। प्रतिभागी को 3 मिनट प्लस एक एक्स्ट्रा मिनट मिलेगा, उसके अंदर बीच में बेल तो नहीं लगेगी लेकिन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ आपका टाइम खत्म हो रहा है, उस टाइम के अंदर में आप अपना व्यक्तित्व पूरा करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके विचार सुनने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके लिए हम सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब अधिक समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के प्रथम प्रतिभागी हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री उदय नारायण रथ सर। सर से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर आए। इसी से होने देते हैं, इसी चल रहा है ना सर, लाइव चल रहा है पूरा। इसी से रहने देते, मीटिंग की जरूरत नहीं है। बीच में डिस्कनेक्ट पूरी हो गई सब लोग इधर एक साइड में पड़ा हुआ। सम्मान्य विचारक मंडली, सम्मान्य प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं उदय नारायण रथ हूँ, अंग्रेजी का वरिष्ठ अध्यापक हूँ और नॉन हिंदी बोलते हैं ना, जो अहिंदी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। फिर भी मैं सोचा ये भी एक संवैधानिक चुनौती है, किसी चुनौती से भागना नहीं है, ये भी एक संवैधानिक कर्तव्य है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं भी राजनीति विज्ञान का छात्र था, छात्र राजनीति में और बहुत में प्रत्यक्ष भूमिका भी निभाया, तो मेरा तजुर्बा ही मेरा ही भाषण है और कुछ नहीं। ठीक है, पहले हम जाएंगे संविधान का ऊपर। संविधान क्या है? संविधान एक खसड़ा है या एक दस्तावेज है जिसके हिसाब से सरकार चलता है। संविधान को हर नियम का जननी माना जाता है। हमारा जितना नियम कानून व्यवस्था संविधान से उत्पन्न होता है। जब भारत का स्वाधीन करने का प्रस्ताव आया तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, आप लोग जाइए पूरा देश घूमिए और संविधान कैसा बनाना कुछ प्रस्तावना दीजिए। तो महात्मा गांधी का सपना था भारतवर्ष ऐसा एक देश बनेगा, सबसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे असहाय आदमी को न्याय मिलेगा। उसी हिसाब से संवैधानिक कमेटी ने पूरा देश का दौरा किया और एक खसड़ा बनाया। उनको 3.5 साल लगभग लग गया संविधान बनाने में, और हर प्रांत, हर भाषा, हर क्षेत्र को वो जाके लोगों का आचार व्यवहार, चलनी, परंपरा सबको स्टडी करके संविधान बनाया। आप बोल सकते हैं बिना संविधान से देश चलेगा नहीं, क्यों चलेगा देश? इंग्लैंड एक देश है जहाँ संविधान नहीं है, वहाँ सिर्फ अपना कस्टम ट्रेडिशन, जो परंपरा बोलते हैं, लोकाचार बोलते हैं, उसी हिसाब से देश चलाते हैं। परिताप के विषय है हमारा इतना बड़ा संविधान है, उसमें इतना आर्टिकल है, इसमें इतना आर्टिकल है, मैं लिख के लाया हूँ 395 आर्टिकल्स, 92 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, और अब तक 105 अमेंडमेंट हो चुका है। फिर भी हमारा देश हमेशा समस्या से घिरा रहता है, उनका देश चलता है। तो ब्रिटेन का एक लड़का बोलता है रूल द वेव्स, रूल ब्रिटेन। आप ब्रिटेन को शासन करेंगे, समुद्र को, लहरें को शासन करना जैसा है। ब्रिटन्स कैन नेवर बी स्लेव्स, ये उनका पहचान है। हमारा पहचान कुछ नहीं है, हम लोग शताब्दियों से शोषण का शिकार होते आए हैं, और अभी ब्रिटिश ने आया, वो भी हमको कमजोर बना के चला गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार 1947 से 1949 तक बीच में विकसित किया गया। संवैधानिक कर्तव्य रहा पार्ट 4 भारतीय संविधान का पार्ट 4 में संवैधानिक कर्तव्य है, पार्ट 3 में संवैधानिक अधिकार है। तो अधिकार क्या है? वो बुनियादी अधिकार है जिसको आदमी को बोलते, इट इज नॉट ओनली डेवलप्स द नेशन बट ऑल्सो डेवलप्स द पर्सन। ये एक आदमी का अपना व्यक्तित्व विकास का एक परिभाषा है।
तो उसी परिभाषा को सक्षम और कर्तव्यशील बनाने के लिए दायित्व का हुआ, क्योंकि सब अधिकार पर चले जाएंगे तो देश के लिए कुछ दायित्व नहीं बचेगा। सो 3 मूल अधिकार है हमारा, राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। मतलब राइट का मतलब आप किसी भी राइट का वायोलेशन हुआ या किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ आप अदालत जा सकते हैं, मगर ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, ये एक मोरल गाइडलाइंस है, मोरल प्रिंसिपल है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका एक्चुअली हिंदी मुझे मालूम नहीं है, उसमें रखा गया। और हमारा प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना, प्रियम्बल एक पार्ट नहीं है, प्रियम्बल में जो हमारा एस्पिरेशन है, सपना है, उसको साकार करने के लिए ये चीज सब दायित्व में रखा गया। ठीक है। सो दायित्व तो जो टेक्स्ट बुक जैसा है, 11 दायित्व है। टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। एक ध्वज, एक भाषा, एक कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, आफ्टर कल्चरल हेरिटेज, 4 मिनट हो गया। तो ठीक है, ये मूल कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 4 में रखा गया। तो स्थल अधिकार से बुनियाद पर कर्तव्य भी बना गया। सो कर्तव्य अनिवार्य है और संवैधानिक कर्तव्य परिसर परस्पर परिपूरक है। कर्तव्य और जो अधिकार परस्पर परिपूरक है। एक मुद्रा का 2 ही पहलू है। पहले एक भारत में एक धर्म भित्तिक विभाजन हो चुका है, वो स्वाधीनता का पहले, क्योंकि लोगों का निरापत्ता और नागरिक का निजत्वता रक्षा करने के लिए कुछ हिंसा और विद्वेष का आग फैला गया, जो हमारा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ऑर्गेनाइजेशन हुआ। आप इमेजिन कीजिए गांधी जी को कितना तकलीफ हुआ उसको, उनको पकड़ के एक अखंड भारत बनाना। फिर भी गांधी ने और पटेल ने और नेहरू ने, इसे जननायक ने एक अखंड भारत बनाया। अभी अंग्रेज का पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, वो तो चले गए, मगर एक जातवाद और धर्मवाद का एक पेड़ यहाँ स्थापित करके चले गए। उनको पता था ये बाद में महाद्रुम बन जाएगा और भारत स्वाधीनता होने के बाद वो शांति में किसको रखना नहीं देगा। 3 चीज है, जो पिछड़े वर्ग थे उनको कुछ सुविधा देने के लिए या दूसरों का समकक्ष बनाने के लिए कुछ सुविधा दिया गया। बाद में वो था, वो इंडिया में क्या है, सोशल रिफॉर्म, या वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल फ्रीडम से, तो इसीलिए उनको बढ़ता गया, बट बाद में उसको इलेक्टोरल आयुध बना गया। इसीलिए मेरा आज का जो चुनौती है, आज का चुनौती को हम सामना करें, अपना कर्तव्य निभाए, इतना ही काफी है। तो मैं अंत करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये वाइल्ड सिटीजन का भावना में हम चलेंगे तो अपना कर्तव्य सही से निभा पाएंगे। धन्यवाद। रथ सर के ज्ञानवर्धक वक्तव्य के बाद अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती निर्मला मीना मैडम को, जो आज की इस हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित की गई हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता में मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे इस विद्यालय परिवार के प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं मेरे उपस्थित सभी विद्वान साथीगण, सभी को सुप्रभात। अब मैं आज की अपनी इस हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता का जो विषय है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, प्रारंभ करती हूँ। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए पहली बार वर्ष 1976 में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। नंबर 1,
पर है भारतीय संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। नंबर 4, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। नंबर 5, भारत के लोगों में समरसता और समानता की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नंबर 6, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। नंबर 7, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। नंबर 8, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। नंबर 11, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री नरेंद्र सिंह सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सर। माननीय प्रधानाचार्य जी एवं उप प्रधानाचार्य तथा हमारे वरिष्ठ अध्यापक, हमारे पुराने मित्र जो है आज यहाँ पर हमसे फिर मिले, बड़ी खुशी हुई। और हमारे सभी हिंदी प्रेमी अध्यापक अध्यापिकाएं, मैं सभी का इस हिंदी समारोह में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का विषय है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य, तो जैसा हम जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अधिकारों की बात आती है तो पहले हमें कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए। कर्तव्य जो है हमेशा स्वेच्छा से होना चाहिए। स्वेच्छा से किया गया कोई भी कार्य जो है हमें जीवन में ज्यादा सफलता दिलाता है, क्योंकि उसके पीछे हमारा आत्मविश्वास होता है। तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है और 4th का में जो है नागरिकों के 11 कर्तव्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वह कर्तव्य क्या हैं, उनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वह यह है, जब कभी भी हम देखते हैं कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेता है तो सबसे पहले वह कहता है मैं भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा। सबसे पहला कर्तव्य भारतीय संविधान जो B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, जिसके अनुसार हमारा कार्य संचालन चल रहा है, हमारा देश चल रहा है और हम लगातार उन्नति के पथ पर हैं, उसको हम नहीं भुला सकते। भारतीय संविधान के हम प्रहरी हैं। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखना, सद्भाव रखना और उसके नियमों का दृढ़ता से पालन करना। इसके बाद हमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के समय जब फहराया जाता है तब हमें राष्ट्रीय गान के प्रति सावधान रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे गौरव और प्रतिष्ठा का विषय है। इसके बाद जो है हमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह नागरिकों का मूल कर्तव्य है।
और कर्तव्यों की चर्चा, काफी कर्तव्यों की चर्चा है, लेकिन सभी कर्तव्यों का उल्लेख करना बहुत मुश्किल है। इसमें स्त्रियों का सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन कर्तव्यों का पालन करने के पीछे अभी तक ना तो न्यायालय का कोई इसमें संरक्षण है और ना ही इनके पीछे कोई दंड की व्यवस्था है। इसलिए कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से नहीं होता। यदि हम सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें तो हमारा देश जो है विज्ञान की ओर उन्मुख होगा और भारत फिर से एक विश्व में सबसे बड़ा देश बन जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्री महेंद्र सिंह ढाका सर। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद मैम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, झा सर, मेरे समस्त मित्रगण, मैं आपके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता हिंदी वक्तव्य में संविधान के मूल कर्तव्य विषय पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा संविधान क्या है। संविधान वो मौलिक कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था चलती है। संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। हमारा संविधान लिखित संविधान है और ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। वहाँ का संविधान परंपराओं पे आधारित है। तो परंपराओं से जो एक पीढ़ी ने आत्मसात किया, दूसरी पीढ़ी को दिया, उसी आधार पे वो उन कानूनों का पालन करते हैं। अब बात आती है संविधान में शासन व्यवस्था, सरकार को कैसे काम करना है, उन नियमों का उल्लेख है। सरकार बाध्यकारी है उनका पालन करने के लिए। नागरिकों के लिए अलग अलग नियम हैं, हमारे लिए मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं। मूल अधिकारों की जब बात आती है तो हम बहुत ही सतर्क रहते हैं, बहुत ही सजग रहते हैं और हम हर हालत में उनको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हर हालत में उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब बात मूल कर्तव्यों की आती है तो ना तो हम जागरूक रहते हैं, ना सतर्क रहते हैं, ना सजग रहते हैं। यही बात है कि मैं साधुवाद देना चाहूँगा आयोजकों को कि इतना अच्छा विषय उन्होंने लिया है इस प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि यही वो कार्य है जिसके लिए हमें सतर्क रहना है और हमें जिम्मेदारी से अपने नागरिकों में, बच्चों में और देश के हर हर नागरिक में इस भावना का विकास करना है कि हम मूल कर्तव्यों का पालन करें। क्योंकि अगर हम मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का निर्वाह करेंगे, तो देश सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाएगा। देश ने हमारे लिए क्या किया ये तो हर कोई पूछता है, लेकिन हमने देश के लिए क्या किया वो हमारे को प्राथमिकता से करना चाहिए। तो अगर हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो हमारे संविधान में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में अंगीकृत किया गया 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहले हम संविधान का पालन करें, क्योंकि संविधान से ही देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो हम संविधान का पालन करें, संविधान की संस्थाओं का और राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, समस्त प्रतीकों का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य ये है कि राष्ट्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले सभी आदर्शों का हम उच्च कोटि से पालन करें। तीसरा ये है देश की एकता, अखंडता और अक्षमता को बनाए रखें। चौथा, हम राष्ट्र की सेवा करें और राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहें। पांचवा मौलिक कर्तव्य ये है कि हम समरसता, भाईचारे की भावना रखें। आज देश में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, राष्ट्र सबका है और राष्ट्र के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सबके प्रति हमारे अंदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम मिलजुल कर रहें और तभी राष्ट्र प्रोग्रेस करेगा। पर्यावरण के प्रति आज हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें एक सजग प्रहरी बनना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाए रखना, अगर हम आने वाली नस्लों को अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे तो हम अपने मूल कर्तव्य अच्छी तरह से निभा पाएंगे। इसके साथ ही हमें जो तो अभी समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो मैं 11वें मूल कर्तव्य पे आ जाता हूँ जो 2002 में जोड़ा गया। और 11वां कर्तव्य ये है, ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप किसी बच्चे के माता पिता हैं या संरक्षक हैं तो अपने
6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की आपको व्यवस्था करनी है। शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही हम अधिकार ले पाएंगे और शिक्षा से ही हम कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे। तो अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था का समुचित व्यवस्था करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री अब्दुल खान सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आएं और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद मैम। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का ये अंबार है, स्वराज भी इसी से है और इसी से वतन महान है, यही मेरा संविधान है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, निर्णायक गण एवं मेरे विद्वान साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। दोस्तों, जब जब इस देश को गणतंत्रता की बात होती है, तब तब देश के संविधान का नाम आना स्वाभाविक ही है। इसे धर्मशास्त्र, विधि शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है और इसको बनाने के लिए एक संविधान बनाई गई थी। उस संविधान सभा को जब गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, और स्वतंत्रता पूर्व दिसंबर 1946 में ही इसका गठन कर दिया गया था और इस पे विचार विमर्श शुरू हो चुका था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया और इसे पूरा बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने व 18 दिनों का वक्त लगा और इसके लिए लगभग 114 दिनों तक आपस में सभी सदस्यों के साथ बहस चली और जिसमें कुल 12 अधिवेशन पास किए गए और आपस में सभी लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किए, जिसमें लगभग 284 लोग शामिल थे। शुरुआत में भारतीय संविधान में सिर्फ अधिकार थे, कर्तव्य नहीं थे, किंतु इस कर्तव्य को वापस इसमें शामिल करने के लिए विभिन्न देशों का भ्रमण किया गया, जिसमें 1976 में रूसी संविधान से प्रभावित होकर तथा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिशों के द्वारा इस संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान भाग 4A और अनुच्छेद 51A में किया गया। शुरुआत में तो सिर्फ 10 कर्तव्य ही जोड़े गए थे, किंतु बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया और इसमें लगभग कुल 11 संविधानों को मिलाया गया, जो कि इस प्रकार है। संविधान का पालन करना, इतनी जल्दी संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों को, संस्थाओं का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने के लिए महान आदर्शों का पालन करना, भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, भारत के लोगों में समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, हमारी संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना, वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीव एवं प्राकृतिक पर्यावरणों की रक्षा करना, मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से उन्हें दूर रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करना एवं अंतिम 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पूर्ण शिक्षा देना। इसके कुछ विशेषताएं भी हैं जो अपने आप में समेटे हुए हैं। मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण भारतीय जीवन में अनुसार किया गया है, वो इस प्रकार है। मूल कर्तव्यों के हनन का विरुद्ध न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि मूल कर्तव्यों के हनन के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद इसके लिए उचित अर्थदंड और सजा का प्रावधान बना सकती है। इनके कुछ अपने महत्व भी हैं, जो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बोलना चाहूंगा कि नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में जानकारी देते रहना, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में भी कार्य करते रहना, दूसरे देश के नागरिकों के अनुशासन और देश के प्रति वफादारी निभाना,
एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना। मूल्य कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव भागीदार है। संविधान में किए गए 3 दशक के बाद भी विभिन्न कर्तव्यों नागरिकों को इससे संबंध में पर्याप्त जागरूकता की कमी को दूर करना, वर्तमान में भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर जोर देना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण है। जीत हो या हार हो, असत्य न स्वीकार हो, झूठ हो ना सत्ताहीन, सच्चा कलमकार हो, देश दुनिया से तुम रहो भले कोसों दूर, निज भाषा देश धर्म मात्र भूमि से प्यार हो, और दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, तो जोड़कर सबको साथ रखें, यही हमारा संविधान है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री रामकिशन अहीरे सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आएं और अपना हिंदी वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य और निर्णायक गण और मेरे साथियों, आज का जो विषय है वो है संविधान के मूल कर्तव्य। ये संविधान तो आज लिखित में आया है, लेकिन अगर आप कर्तव्य की बात करते हो तो ये आदिकाल से अपने यहाँ चला आ रहा है। आपने देखा होगा कई बार अपने पूर्वज बोलते थे कि ये पितृत्व धर्म है, ये राजस्व धर्म है, ये राजा का धर्म है। तो धर्म क्या था? धर्म कोई रिलीजन या किसी वो उसके रूप में नहीं लिया गया था। उस टाइम पे सिर्फ कर्तव्य को ही धर्म माना गया था, यानी कि धर्म एक कर्तव्य था, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हमारे पास ये नई कर्तव्य का परिभाषा नहीं है, यह पहले से ही मौलिक कर्तव्य हमारे अलेखित रूप में था, और वो उसका निर्वाह हम भली भांति करते रहे हैं। जैसे जैसे समय बदला और लोग इससे दूर होते चले गए, और उसके बाद में हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। जैसे खान सर ने और पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारे पास लिखित में किसी तरह के कर्तव्य नहीं थे। जब संविधान बना उसके बाद में 51 क में भाग 4 में संविधान में इसको जोड़ा गया, जो 10 कर्तव्य को रूसी संविधान से लिया गया था। लेकिन जो 11वां भाग था, 11वां कर्तव्य था, वो हमको 1982 में नहीं 82वीं संशोधन में लिया गया था 2002 में। लेकिन इसमें मैं दो पर अपना केंद्रित करना चाहूँगा। एक तो है पहला वाला कि जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इसका सम्मान करना। लेकिन क्या हम इसको कर पाते हैं? ये बहुत बड़ा विषय है, और मैं इसको धरातल से ही जोड़ना चाहता हूँ, अपने स्कूल से ही जोड़ना चाहता हूँ। जब भी राष्ट्रगान होता है, खान सर, मैं, प्राचार्य महोदय हमेशा टोकते रहे, लेकिन ये हमारा भी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को टोकें। जब वो राष्ट्रगान करते हैं तो उस टाइम बच्चों का सही तरीके से खड़ा होना और उसके प्रति सम्मान दिखाना ये आना चाहिए। ये एक तरह से हम एआई में हम पढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि इसमें दो तरह से डेटा फीड किया जाता है मशीन में। एक तो मूल डेटा होता है और दूसरा होता है आपका लर्निंग डाटा। लेकिन जो आप मूल डेटा आप तो देते हो, लेकिन लर्निंग डाटा उनको एक दूसरे से देख के सीखने के लिए मिलता है। जब हम इसका अच्छी तरह से पालन करेंगे तो इसको
हम उसको धरातल पे सभी जगह पर ले पाएंगे। यही आज राष्ट्र प्रेम को दिखाएगा और इसका प्रगति का प्रशस्त करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री लोकेश कुमार मीना सर से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे सभी साथियों, जैसा कि आज का विषय है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। जब हम बात करते हैं अधिकारों की, तो उन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्यों का पालन भी हमें करना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यदि हम अ, उनको नहीं करते तो हमें हमारे संविधान में दंड की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो यदि आप पालन नहीं करते तो उसमें दंड की व्यवस्था भी है। राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराना, उसका पूर्ण रूप से सम्मान करना, भारतीय संविधान का सम्मान करना आदि 2-3 इस तरह की चीजें हैं। यदि आप इनका पालन नहीं करते हैं तो भारतीय संविधान में दंड की व्यवस्था भी है। अब बात करते हैं हम लोग अधिकार और कर्तव्यों की। जब बात आती है कर्तव्यों की, तो यहां पर हमारे पास मूल रूप से प्रारंभ में 10 कर्तव्यों को रखा गया। 11वां कर्तव्य संविधान के संशोधन 86 के तहत सन 2002 में किया गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। एक एक करके यदि मैं बात करूं तो पहला हमारा जो कर्तव्य है वो है भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, याद रहे राष्ट्रीय गान, गीत नहीं, राष्ट्रीय गान, इनका आदर करना। और जो इनके साथ एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के साथ बिल्कुल सही तरीके से ही उसको प्रदर्शित करना है, दिखाना है। दूसरा, हमारी स्वतंत्रता से जुड़े आंदोलनों में जो भी लोग रहे उनका सम्मान करना और उनका पालन करना। तीसरा है देश का अखंडता, हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने में जो हमारे एक नागरिक के तौर पर हम जो कार्य कर सकते हैं उन सभी को करना। चौथा, देश की रक्षा के लिए यदि आपको बुलाया जाए तो कभी भी सरकार के बुलाने पे आप सदैव तत्पर रहेंगे। पांचवा, भाईचारे का, हमें राष्ट्रीय भाईचारे को बनाए रखना है। विभिन्न संस्कृतियों और अन्य सब चीजों को लेते हुए विवाद की स्थिति बिना उत्पन्न पैदा करे हमें सबके साथ रहना है। छठा, इसे हम कह सकते हैं गंगा यमुना मेल के तौर पे भी आप रख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों को मिलाते हुए राष्ट्र को एक सही दिशा में प्रगतिशील रखना। सातवां, वन्य जीवों के लिए रखा गया है, जहां पर वन्य जीवों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए, वन्य जीवन को महत्व देना है, उनकी संरक्षण करना है। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जो कि राष्ट्रीय हित के लिए बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना। 9वें की हम बात करें तो वह सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना और साथ ही दंगों से दूर रहना। 10वें की यदि हम बात करें तो जो एकल व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति या समूह, आप किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी में काम कीजिए, परंतु लास्ट हमारा उद्देश्य भारत की प्रगति होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए और जो भी कार्य का आउटकम आता है, हमारा जो भी उपलब्धि हम पाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया पहले ही कि 11वां जो संविधान जो इसमें जोड़ा गया है, उस संविधान के 86वें संशोधन में, जो कि वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, कि सभी अभिभावक अपने बच्चों के 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी श्रीमती सरिता चांद मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपना वक्तव्य दें। माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, निर्णायक गण
तथा यहाँ उपस्थित समस्त जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सरिता आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्छे जीवन की जरूरत के लिए देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च कानून बनाए गए हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उनसे कोई नहीं छीन सकता। संविधान के अनुसार प्रत्येक देशवासी को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार देश की सुरक्षा और विकास में सभी नागरिकों को अपनी भूमिका निभाने के लिए संविधान में कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहते हैं। ये मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, क्योंकि संविधान निर्माता का यह विचार था कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का दायित्व स्वतः जुड़ जाता है। विश्व के विभिन्न देशों जैसे जापान, चीन, नीदरलैंड और पूर्व सोवियत संघ के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क को जोड़कर इसमें भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा इसमें एक और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनका पालन करना सभी भारतीयों का कर्तव्य है। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां, माता पिता तथा संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को यथास्थिति शिक्षा के अवसर प्रदान करे। राष्ट्रीय हित के लिए मौलिक कर्तव्य जरूरी हैं। मनुष्य की यह जिम्मेदारी है कि वह इन कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अधिकारों का लाभ उठाने के संग कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है। इस देश का उचित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अपने इस वक्तव्य का समापन मैं अपनी इन कविता की पंक्तियों से करना चाहूंगी। अधिकार मुझे याद है सब, अधिकार मुझे याद है सब, फिर कर्तव्यों को क्यों भूलूं, फिर कर्तव्यों को क्यों भूलूं, कर्तव्यों की राह पकड़ मैं जीवन के शिखरों को छू लूं, कर्तव्यों की राह पकड़ मैं जीवन के शिखरों को छू लूं। एहसान बहुत हैं इस धरती के, एहसान बहुत हैं इस धरती के, जिस पर मैंने जन्म लिया, सांस सांस में बसता भारत, सोचूं इसे मैंने क्या दिया। यह चिंतन हर चित में उभरे, बहे विचार की यह पवन, कोई बाशिंदा फर्ज न भूले, देश बने खुशहाल सोहन, देश बने खुशहाल सोहन। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी सुश्री आरजू कुमारी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। सुप्रभात। यहाँ पर बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ संविधान के मूल कर्तव्यों पर। कि जो मूल कर्तव्य हैं वो हम कार्यालय में जाके लड़ नहीं सकते कि जैसे हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं,
अगर हमें वो नहीं मिलती तो हम जा सकते हैं कार्यालय, पर ये ऑब्लिगेटरी है, आपको इन्हें मानना है, इन्हें कर्तव्य मानना है और करना है। अगर आप इन्हें नहीं करते तो इसके लिए कोई दंड नहीं है। मूल कर्तव्य जो हैं आर्टिकल 51A संविधान में लिखे गए हैं। पहला जो कर्तव्य हमारा हमें ये सिखाता है कि हमें हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना है। एक पर्टिकुलर पोस्टर दिया गया है जिसमें रहकर हमें राष्ट्रगान गाना है। राष्ट्र ध्वज के बारे में हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए और आप भी उसके बारे में जानने के लिए स्वयं प्रयत्न कर सकते हैं। हमारे भारत का संविधान है जो कि जिससे हम गवर्न किए जाते हैं और हमें किस तरह से हमारे भारत में रहना है वो भी बताया गया है। हमें इसे हमें हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करना है। ये नेशनल जो संविधान है, हमारा भारत जो है उसमें एक संविधान है, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्र ध्वज है। इसे हमें इस तरह से लेना है कि हमारी जो अखंडता है, हमारी जो एकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें प्रेरित करती है उसको बनाए रखने के लिए, तो हमें उसी पथ पर चलना है। दूसरा कर्तव्य ये बोलता है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो एक स्ट्रगल से मिली है। तो जो भी आदर्श हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अंदर चेरिश किए नेशनल स्ट्रगल में, उनके सैक्रिफाइसेस को हमें ध्यान में रखना है, उसका सम्मान करना है और वही आदर्श अपने अंदर भी उजागर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद में तीसरा कर्तव्य ये कहता है कि हमें भारत की अखंडता को बनाए रखना है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे ये अखंडता टूट जाए। चौथा कर्तव्य ये कहता है कि जब कभी भी हमारा देश हमें पुकारे कि आपको अपने देश की रक्षा करनी है, तो अगर आप आर्मी में नहीं है, किसी भी फोर्स में नहीं है, पर फिर भी आपको बुलावा आने पर जाना पड़ेगा और देश की रक्षा करनी पड़ेगी। पांचवा कर्तव्य ये कहता है कि हमें भाईचारा बनाकर रखना है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों या फिर किसी भी धर्म से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, पर हमें ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जिससे कि हम अपने जो रीजनलिज्म है या फिर लिंग्विस्टिक है उसे हम आगे रखें और भारत के एक नागरिक होने का कर्तव्य भूल जाएं। और हमें विमेन्स का सम्मान करना है। छठा कर्तव्य ये कहता है कि आपको जो हमारे जो भारत है उसका जो हेरिटेज है, जैसे कोई भी पीढ़ी होती है वो अपनी दूसरी पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ सीख छोड़कर जाती है, तो हमें आने वाली पीढ़ी को ये सिखाना है जो संविधान में जितने भी हमारे कर्तव्य हैं या फिर संविधान के बारे में सब कुछ हमें उन्हें सिखाना है। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। इसके बाद में हमारी अगली प्रतिभागी श्रीमती छोटीबाई मीना मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। आज का जो हमारा विषय है मौलिक कर्तव्य, मैं ढाका सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही अच्छा विषय चुना गया है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि हमें अधिकार तो पता है, राज्य के निदेशक तक भी पता है, तो मौलिक कर्तव्य एक ऐसा विषय है जिसपे हम लोग कम ध्यान देते हैं। तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। जैसा कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है और ये गैर न्यायोचित है। और अभी हाल ही में जो एम्स छात्र संघ बनाम एम्स विवाद हुआ 2001 में, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मौलिक कर्तव्य यद्यपि गैर न्यायोचित है, परंतु इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मौलिक अधिकार है, वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, परंतु उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु को शिक्षा दिलानी चाहिए। मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित हैं और मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं। विधायिका में जब भी कोई नियम पारित होता है, वो पहले न्यायालय में जाता है, न्यायालय उसकी जांच करता है, सर्वोच्च न्यायालय, क्या इसमें कोई मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जहां मौलिक अधिकार का हनन भी देखा जाता है, वहां पे ये भी देखा जाता है कि इसमें मौलिक कर्तव्यों के घटक भी होने चाहिए, तभी जाके उस कानून को पारित किया जाता है। क्योंकि ये भी जरूरी है, जैसे मौलिक अधिकार जरूरी है वैसे मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो आज हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जैसा कि सबने बता ही दिया मौलिक कर्तव्य 11 क्या क्या है, तो वो मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि वो सबको पता है। वैसे मुझे याद है, बट वो सबको पता है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जैसे कि हमें देश के राष्ट्र का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। और सबसे खास इसमें मुझे लगता है कि 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा सबसे खास, क्योंकि मैं भी अध्यापिका हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम शिक्षा दिलाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके बाद मैं हमारी अगली प्रतिभागी सुश्री दीपाली से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। आदरणीय मंचासीन एवं मेरे शिक्षक गण, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने दीपाली भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने विचार को चंद लाइनों से, चंद पंक्तियों से शुरुआत करूंगी। मेरा तिरंगा मेरी शान है, राष्ट्रगान मेरा अभिमान है, संविधान मेरी पहचान है, प्रजातंत्र मेरी जान है, मेरा नाम भारत महान है। जैसा मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, ये जैसा कि मैं खुद सामाजिक विज्ञान की एक विद्यार्थी रही हूँ, तो मुझे पता है दोनों में बहुत अंतर है। और अब बात आई है कर्तव्यों की, तो ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब 11 मौलिक कर्तव्यों को बार बार न दोहराकर मैं आपको अपने पुराने समय की ओर ले जाना चाह रही हूँ, गीता की ओर। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कर्तव्य अधिक हैं और जो कर्तव्य अधिक हैं और अधिकार बाद में कम है, अधिकार कम है। अपने कर्तव्यों को समुचित ढंग से निर्वहन करना, प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यवाधी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारी उसी प्राचीन परंपरा को भारतीय संविधान में भी अपनाया गया। समुचित ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित रहता है। प्रजातंत्र तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कि प्रजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके केवल अधिकारों की मांग करती रहती है, तो प्रजातंत्र व देश सुरक्षित रह सकता है। हक से पहले जब फर्ज निभाओगे तभी देश का कर्ज उतार पाओगे। आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति सजगता खत्म होती जा रही है। राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, अपने अधिकारों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करके दूसरों के अधिकारों का हनन करना, न्यायपालिका का सम्मान न करना, पर्यावरण, नदी व वनों के प्रति घोर लापरवाही, देश के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, अपनी संस्कृति व उपेक्षा पर संविधान का अपमान आम बात सी हो गई है। ये सब बातें हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध हैं, वो प्रजातंत्र के लिए खतरा है। इसलिए प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रजा को सजग होना पड़ेगा।
तभी हमारा संविधान भी सुरक्षित रह सकता है। आज आंतरिक व बाहरी दोनों शत्रुओं से घिरा हुआ है। ऐसे में प्रत्येक भारतवासी के अतिरिक्त रूप से सजग होना पड़ेगा, अन्यथा हमारा देश रसातल में चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि अपनी संविधान की मर्यादा को बनाए रखने व प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए वो प्रण रहे कि वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेगा। कर्तव्य का सही निर्वहन अधिकार अपने आप सुरक्षित कर रखेगा। हम वतनों, चमन की फिजा को यूं ना बिगाड़िए, निभाकर फर्ज पहरे सारे, वतन का कर्ज उतारिए। अब खड़े हो जाओ, छोड़ो आलस लापरवाही, चूम लो इस मिट्टी को, जरा शीश अपना झुकाइए, निभाकर फर्ज अपने सारे, हकों को यूं पा जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी श्रीमती राजश्री सोनी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सुप्रभात। आदरणीय उपाचार्य महोदय जी, निर्णायक महोदय जी और यहाँ पर पधारे सभी शिक्षकगण जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। हिंद नहीं हिंदुस्तान है ये, रंग बिरंगे फूलों की मालाओं में पिरोए हुए, गौरवान्वित करता भारतीय संविधान हमारे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में आज भारत के संविधान को जाना जाता है। भारत के संविधान में बहुत सारे अध्यायों को समावित किया गया है ताकि भारत के नागरिकों ने जो 200 साल पुरानी ब्रिटिश लोगों की गुलामी को सहन किया है उससे वो बाहर निकल सकें, उस पिंजड़े को तोड़ सकें जो पिंजड़ा ब्रिटिश ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। हम इंसान होते हुए पर भी इंसान का वो कर्तव्य व अधिकारों को नहीं जानते थे कि हम किस तरह से इस आसमान में इस संसार रूपी भगवान के द्वारा दिया गया संसार, जिसमें नदियां, जिसमें शहर, जिसमें इस खूबसूरत नज़ारों को कैसे देख सकते हैं। तो हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह सोचा कि आज हम अब भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करेंगे और भारत के नागरिकों को वो सब सुविधाएं देंगे जो कि उन्होंने 200 साल पहले नहीं जानी थी। भारत के संविधान के अध्याय भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत रूस ने हमें बहुत ही अच्छा उपहार दिया है, जो कि संविधान ने हम भारतीय नागरिकों को दिया है कि हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का पालन कैसे करें। मैं मौलिक अधिकारों की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि समय का अनुबंधन है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए थे और वह अब मौलिक अधिकार ही मौलिक कर्तव्यों का प्रतिबिंब है। अगर हम देखें तो अगर हम मौलिक अधिकारों का पालन करते हैं तो मौलिक कर्तव्य अपने आप ही सुचारू रूप से चलते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों को जिस तरह से ये भारत एक हमारा एक परिवार है, जिस तरह से हम अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं, जिस तरह से हम हमारे बड़ों का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें अगर हम भारत को एक परिवार के रूप में, एक घर के रूप में मान लें तो हमें कभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो आज हमारा भारत झेल रहा है। क्योंकि अगर हम हमारे जिस तरह से हम हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, उसी तरह से अगर हम हमारे संविधान में समाहित सभी अधिकारों का सम्मान करें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जिस तरह अपने भाई बहनों के साथ एक साथ रहते हैं उसी तरह भाईचारा से रहें, देश की राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करें, राष्ट्रीय संस्कृति को सम्मान करें। जिस तरह हम मिलजुल कर अपने सभी त्योहारों को मनाते हैं उसी तरह हमें भारत के भी सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। शिक्षा के अवसर जिस तरह हम अपने घर में अपनी बेटियों से, बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस तरह हमें हमारे भारत के लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। वैज्ञानिक विचारधाराओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें हमारे भारतीय नागरिकों को
जोर देना चाहिए। हमें पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। गंगा के किनारे पर जो हम सांस्कृतिक रूपी नाम से बहाते हैं, गंदे कचड़े को बहाते हैं, मृत्यु को वहाँ पर राख वहाँ पर बहाते हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अंत में बस मैं कुछ चंद लाइनों से अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करें तो हमें संविधान के अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी श्रीमती रिंकी गुप्ता मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। श्रीमती रिंकी गुप्ता मैडम। आदरणीय उप प्रधानाचार्य, निर्णायकगण और मेरे सभी साथी अध्यापकगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। यहाँ हम सभी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं भी यहाँ अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। हम सभी अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से सचेत रहते हैं और इनके उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। इसके उल्लंघन को कोई भी अपने अधिकारों के लिए न्यायालय के पास जाकर न्यायालय में अपनी दरखास्त रख सकता है और न्यायालय से इनकी मांग कर सकता है। पर जो हमारे मौलिक कर्तव्य हमें संविधान में नागरिकों के लिए प्रदान किए गए हैं, वो सिर्फ संविधान की पुस्तक तक ही सीमित है। इनके उल्लंघन होने पर हमें जो है बाध्य नहीं किया जाता है, हमें जो है कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जाता है, जो कि मौलिक अधिकारों की तरह ही बहुत एक ये दुख की बात है कि कर्तव्यों के प्रति हमारी इतनी चेतना नहीं है जितनी कि हमारी अधिकारों के प्रति है। जिस प्रकार हम मौलिक अधिकारों को अपने लिए अपने अधिकार मांगते, उस तरह कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होना चाहिए। ठीक है। और इन कर्तव्यों को जो है मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं वर्णित किया गया था। हमारी स्वतंत्रता के 26 वर्षों के बाद इतना एक लंबा पीरियड लगा। ये लंबा पीरियड क्यों लगा? ये इसीलिए लगा क्योंकि देखा गया अधिकार जिस प्रकार लोग अपने लिए भोग रहे हैं, कहा जा सकता है, इसके लिए कानूनी रूप से शरण ले रहे हैं, पर कर्तव्यों के प्रति कोई सचेत नहीं है। फिर इसके लिए हमने संविधान में इसको वर्णित किया। 1976 में इसे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में इसे वर्णित किया गया और इसमें जो है बाद में भी फिर संशोधन किया गया, 86वां संशोधन, जिसके तहत जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य जो हमें बताता है कि माता पिता जिनके बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, चाहे उनके बालक हैं चाहे प्रतिपाल्य हैं, उन्हें जो है मौलिक जो उनका शिक्षा का अधिकार है वो प्रदान करें। जो जरूरी जो उनके राइट्स हैं बच्चों के 6 से 14 साल के वो प्रदान करें। ठीक है। और इसी प्रकार जो बाकी के 10 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो ऐसे ही हैं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र की और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर इसकी सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का विरोध करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्रकृति की रक्षा करें, इसके वन्य जीव, वन्य जो भी पशु पक्षी हैं इनकी संरक्षा करें, इनके प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और इसमें जो है अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और अंतिम जो कि 11वां था, इसको पहले बता दिया गया, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री रमेश तिलवे सर से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मैं हमारे निर्णायक मंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सर गैर शिक्षण वर्ग के तहत हमारे प्रथम प्रतिभागी हैं और उसके लिए विषय है भारतीय भाषाएं एवं संस्कृति। आदरणीय निर्णयगण और विद्वान साथियों, भारतीय भाषाएं एवं संस्कृति विविधता में एकता भारतीय राष्ट्र की विशेषता है और भारत में उत्तरी सब संस्कृति, पश्चिम संस्कृति, मध्य संस्कृति आदि का समन्वय है। अनेकता में एकता भारतीय राष्ट्र की विशेषता है। 4 कोस पे वाणी बदले, 8 कोस पे पानी बदले, तो भारत विभिन्न राज्य और आसपास की जो देश की संस्कृति है, रोम, मिस्र, चीन, यूनान आदि से भारतीय संस्कृति भी उसी संस्कृति के लगभग है। 5200 ईसा पूर्व से लगा के 5000 ईसा पूर्व भारत में संस्कृत का मौखिक रूप से पहले संस्कृत भाषा में बोली जाती थी, जो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया मानव सभ्यता का और संस्कृति का, वो लिखित में फिर महाकाव्य रामायण महाभारत का विकास हुआ। कुछ संस्कृति को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ने की कोशिश की, जो यूनान, अफगानिस्तान और इस्लामिक शासकों द्वारा इसका विघटन किया गया। लेकिन भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन और पुरातन है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और भाषाएं भारत में 1000 हैं और 10,000 से जो अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है उसको भाषा के रूप में कार्यान्वयन किया जाता है। अभी भारत में भाषाएं 250 से अधिक हैं और भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय जो मुद्रा है उस पे 17 भाषाएं मुद्रित हैं। हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। ये भाषाएं को समन्वित है। विभिन्न भाषाएं और विभिन्न धर्म यहाँ प्रचलित हैं और एक भाईचारा, अनेकता में एकता जो विशाल है, भारत को विश्व बंधुत्व का कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना से भारत की संस्कृति प्रेरित है। यहाँ राम और लक्ष्मण और सुदामा जैसे लोग, कृष्ण सुदामा जी की संस्कृति है। भाईचारा है, वासुदेव कुटुंबकम, पारिवारिक भारत में जो संयुक्त परिवार हैं, बच्चे होते हैं कब पल के बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और एकल परिवार में जो विश्व की दूसरे देशों में है वहाँ पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। भारतीय संस्कृति को विशेष आयाम दिया जब ब्रिटिश काल में यहाँ के वेदों को, संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, तो उस समय ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि ने अपने लेखों के द्वारा भारतीय संस्कृति को विश्व तक पहुंचाया और भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी श्री संतोष कुमार शर्मा सर से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं एवं अपना वक्तव्य दें। सर के लिए भी विषय भारतीय भाषाएं एवं संस्कृति है।
मंचासीन अधिकारीगण, मेरे अग्रज, अनुज और सहकर्मी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार शर्मा, सीनियर क्लर्क, ACS नंबर 2 राउतभाटा, मैं वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है भारतीय भाषाएं एवं संस्कृति। कोस कोस पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। जिस प्रकार हमारे भारत देश में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पानी का स्वाद बदलता है और भाषाएं भी बदलती जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में 21वां संशोधन कर हिंदी भाषा, 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को शामिल किया गया। राजस्थानी भाषा आज भी इसमें शामिल नहीं है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भाषा कला और संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमें अपनी किसी न किसी भाषा की आवश्यकता जरूर होती है। कई बार हम पहनावे, रहन सहन या व्यक्तित्व के आचरण से भी अनुमान लगा लेते हैं कि यह किस संस्कृति का होगा और किस भाषा को बोलने वाला होगा। इसके अंदर सोशल मीडिया ने भी हमें काफी सहयोग किया है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित स्थान और देखभाल नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित कर दिया है। कई भाषाएं जिनकी लिपि नहीं है, विलुप्त होने के कगार पर हैं। जब किसी समुदाय या जनजाति के वृद्ध उस भाषा को बोलने वाले वृष्टजन की मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर वह भाषा उसी के साथ समाप्त हो जाती है और समाप्त हो जाती है वह संस्कृति। यह देखा गया है कि युवा प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में अपनी भाषा व संस्कृति से दूर होता जा रहा है। इस कारण आने वाली 1-2 या पीढ़ी में उस समुदाय की भाषा व संस्कृति भी खत्म हो जाने के कगार पर होती है। लेकिन जब आपाधापी भरे हुए जीवन से मोहभंग होता है और वह व्यक्ति अपनी संस्कृति और भाषा की ओर लौटना चाहता है, जब अपने ग्रामीण परिवेश में जाता है तो वहां पे भी देखता है कि वो भाषा, वो संस्कृति विलुप्त के कगार पर है और वहां पे भी भौतिकवाद हावी हो चुका है। अतः अपनी मूल पहचान बनाए रखने के लिए घर में अपनी भाषा व संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है। हमारी अपनी भाषा व संस्कृति से दूर हो जाने के कारण ही आज नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए या अपनी संस्कृति से अवगत कराने के लिए किसी संग्रहालय में जाना पड़ता है या मोटी रकम चुकाकर उन होटलों में जाते हैं जहां मिट्टी गोबर से लीप कर झोंपड़ी तैयार की जाती है। वहां खटिया पर बैठकर हमें दाल बाटी, मक्का की रोटी, सरसों का साग, इस तरह के चीजों से हम खाते हैं और बड़े खुश होते हैं और बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। संस्कृति या भाषाओं के संरक्षण के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की ज्ञान की समझ के लिए 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है, जहां भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए पर्यटकों को अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा। यह हमारे भारत सरकार की तरफ से भाषा के लिए किया जा रहा है। भारत की सामाजिक व्यवस्था महान है, जहां आज भी लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। दादा दादी, चाचा ताऊ, चचेरे भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। इसलिए लोग जन्म से ही अपनी संस्कृति परंपरा के बारे में सीखते हैं। हमें कुछ भी हो, इसे बनाए रखना चाहिए। समय के अनुसार भाषा किस प्रकार बदलती है और संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं 3 लाइनों बताना चाहता हूँ। हमारी पहली पीढ़ी ने सुना है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दूसरी पीढ़ी ने बोला उसी चीज को, दूसरी पीढ़ी ने बोला पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और आज की पीढ़ी बोल रही है, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। भाषा वही, भाव वही। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अपने कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए सर्वप्रथम मैं हमारे समस्त शिक्षक प्रतिभागियों को
बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगी उनके अथक प्रयासों के लिए, क्योंकि सभी शिक्षक विभिन्न विषयों के ज्ञाता होते हुए भी अपने अथक परिश्रम से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी के साथ में हमारे कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए आज के हमारे निर्णायक श्री मिथिलेश कुमार झा सर, परास्नातक हिंदी व्याख्याता एवं हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद।